मन का गठबंधन। अभिका माता पिता के बहुत समझाने पर मान तो गई शादी के लिए, लेकिन उसका मन भीतर से एकदम बुझ गया। विवाह के लिए देखे गए सारे सपने चूर हो गए। न मेहंदी, संगीत, रिश्तेदार, शॉपिंग, न कोई रस्म। कोर्ट में एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर दिए। बस आज आखिरी पेपर खत्म होने के बाद अभिका अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज के बगीचे में क्लास के पेड़ की छांव में आकर हरी धूप पर बैठ गई। विश्वास नहीं हो रहा यार कि आज आखिरकार आज़ाद हो ही गए। अब घर जाकर पढ़ाई करने का कोई टेंशन नहीं है। सुरभि ने हरी धूप पर पांव पसारते हुए कहा। हाँ, 2 साल से किताबों से सिर उठाने की फुर्सत ही नहीं मिली थी। आज अजीब सा लग रहा है कि घर जाकर पढ़ना नहीं पड़ेगा। अभिका ने कहा, मैं तो अब 6 महीने तक आराम करूंगी। सालों हो गए पढ़ाई करते हुए। 6 महीने के बाद सोचूंगी आगे क्या करना है। लीना बोली, कौन आराम करने दे रहा है तुझे? तेरे राहुल जनाब तो सहराबाद कर तैयार खड़े हैं। किताबों की पढ़ाई छोड़, अब आगे प्रेम की पढ़ाई में लग जा। वह देख, काली घोड़ी पर तेरा गोरा सैया खड़ा है। सुरभि ने लीना को छेड़ा। लीना के गोरे गाल लाल हो गए। सचमुच कॉलेज के गेट के बाहर अपनी काली मोटरसाइकिल पर राहुल खड़ा था। अच्छा, मैं चलती हूँ, कहती हुई लीना दोनों से विदा लेकर चली गई। अभिका देख रही थी प्रेम के एहसास से दीप्त उसका खिला खिला चेहरा, रूमानी आभा से जगमगाती मुस्कान। कितना प्यारा एहसास होता है। इश्क भी। अभिका का दिल धड़क उठा। काश उसे भी कोई ऐसा साथी मिल जाए जिसके साथ ये कुंवारे रूमानी पल वह जी पाए। शाम 4 बजे तक वह और सुरभि बातें करते रहे। फिर घर जाने के लिए विदा लेकर उठ गई। आज उनकी स्नातकोत्तर की आखिरी परीक्षा थी। वह भी माइक्रोबायोलॉजी में। 2 साल से माइक्रोस्कोप, प्रैक्टिकल नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर में उलझे कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज अभिका का मन पंख सा हल्का होकर जाने किस आसमान में उड़ रहा था। लीना का चेहरा आंखों में समाया हुआ था। अभिका सोच रही थी, क्या प्यार सच में इतना खूबसूरत एहसास है किसी का साथ? क्या इतना रोमांचक होता है? राहुल के सामने आते ही लीना जैसे कोई और ही लीना हो जाती है। उसकी खुशी उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। अभिका को प्रेम की दीप्ति में दमकता उसका चेहरा बड़ा भला लगता। मन में अनजाने ही एक अच्छा करवट लेने लगती। अभी वह और सुरभि एक लैब में बतौर माइक्रोबायोलॉजिस्ट काम करने ही लगे थे कि लीना की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। वह तीनों रोज ही शॉपिंग पर जाती। लीना अपनी शादी को खूब एंजॉय कर रही थी। वह हर क्षण को जीना चाहती थी। कहती, जीवन में शादी एक ही बार होती है तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अपने मन की हर इच्छा को पूरा करूंगी। अभिका का मन स्वाभाविक रूप से वही सब सपने अपने खुद के लिए भी सजाने लगा था। ढेर सारी शॉपिंग, कपड़े, गहने, संगीत, मेहंदी, रिश्तेदार और विवाह की रस्में। कैसे एक एक रस्म 2 लोगों को जीवन भर के लिए एक सूत्र में बांधती जाती है। एक एक कदम उम्र भर का सफर बन जाता है। और फेरे के समय का गठबंधन। अभिका की पलकों पर भी रिश्ते का ऐसा ही कोमल सा सपना आ बैठा था। हौले से एक दिन अभिका घर आई तो देखा ड्राइंग रूम में माँ के साथ एक अजनबी आंटी बैठी हुई घुल मिलकर बातें कर रही थी। अभिका उन्हें नमस्ते कहकर अंदर जाने लगी तो माँ ने रोक लिया। बेटा, इनसे मिलो, यह चित्रा मौसी हैं, मेरी बचपन की सहेली। 3 साल हुए इसी शहर में आ गई हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। आज अचानक मार्केट में मेडिकल स्टोर पर मुलाकात हो गई तो मैं इन्हें घर ले आई, माँ ने बताया। अभिका ने चित्रा मौसी के पैर छूकर प्रणाम किया तो उन्होंने बड़े स्नेह से उसे गले लगा लिया। थोड़ी देर उन्हें औपचारिक बातें करके वह अपने कमरे में चली गई। बिटिया तो बहुत ही सुंदर और सौम्य है। तुम्हारी इसकी शादी के बारे में क्या सोचा है? कोई लड़का देखा है? चित्रा ने अभिका की मां अनुराधा से पूछा। अभी देखना शुरू करेंगे। कुछ ही समय पहले तो पोस्ट ग्रेजुएट पूरा किया है, अनुराधा ने उत्तर दिया। अनु, तुम तो जानती हो मेरे पति को लास्ट स्टेज का कैंसर है। पता नहीं कितने दिन हैं उनके पास। निखिल हमारा इकलौता बेटा है,
पति की एक ही इच्छा है, बेटे की शादी देखना, लेकिन उनकी बीमारी के बारे में इतनी देर से पता चला कि अचानक से कोई अच्छा घर परिवार मिल ही नहीं रहा। लेकिन तू हाँ कर दे तो उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो सकती है, चित्रा ने कहा। लेकिन इतनी जल्दी अचानक से? अनुराधा असामंजस्य में बोली। तू तो बचपन से मेरे घर परिवार को जानती है। कल निखिल को देख लेना, नौकरी भी अच्छी है, कोई जिम्मेदारी नहीं है और घर में ईश्वर की दया से सब है। तेरी बेटी हर तरह से सुखी रहेगी। मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ले, उनकी इच्छा पूरी कर दे। चित्रा ने प्रार्थना की। अनुराधा से मना नहीं करते बना। एक तो चित्रा के संस्कार वह जानती थी, उस पर निखिल हर तरह से योग्य था। दिखने में सुदर्शन, अच्छी नौकरी, बड़े घर का इकलौता बेटा। बस एक ही कमी थी कि विवाह की कुछ भी तैयारियां नहीं कर पाएंगी। हर कहीं कुछ न कुछ समझौता तो करना ही पड़ता है। जब लड़का और उसका परिवार इतना अच्छा है, परिवार परिचित है और सबसे बड़ी बात अबिका इसी शहर में रहेगी, तो धूमधाम और तैयारियां जाने दो, बाद में किसी अवसर पर कर लेना धूमधाम। अबिका के पिता यही सोचकर खुशी से थे कि बेटी पास ही रहेगी। अबिका माता पिता के बहुत समझाने पर मान तो गई शादी के लिए, लेकिन उसका मन भीतर से एकदम झुक गया। विवाह के लिए देखे गए सारे सपने चूर हो गए। न मेहंदी, न संगीत, रिश्तेदार, शॉपिंग, न कोई रस्म। कोर्ट में एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर दिए, बस। बहुत ही करीबी 8-10 लोगों का दोपहर का खाना निखिल के घर पर रखा था। कोर्ट से आने के बाद, क्योंकि उसके पिता की हालत ऐसी नहीं थी कि वे लोग होटल में भी रिसेप्शन या कुछ ऐसी पार्टी दे सकें, बस निखिल के पिताजी के चेहरे पर अपार खुशी और संतोष था। अबिका और निखिल को देखकर उनकी आंखें भर आती। जाने कितनी बार उन्होंने अबिका और उनके माता पिता को धन्यवाद दिया। अबिका के चेहरे पर से तो जैसे उनकी नजरें ही नहीं हट रही थी। आज को अबिका के माता पिता अपने घर चले गए। एकदम अपरिचित जगह में अबिका बहुत ही अजीब सा अकेलापन महसूस कर रही थी। 4 दिनों में ही जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि वह कुछ समझ ही नहीं पाई। रात में जब सासू माँ ने उसे कमरे में जाकर सोने को कहा तो उसके मन की परिस्थिति और बुरी हो गई। कितने रूमानी सपने देखे थे इस रात को लेकर, और यह रात जीवन में किस तरह आई। कितने ही गुदगुदाने वाले किस्से उसने अपनी सहेलियों से सुन रखे थे, लेकिन आज एक नितांत अपरिचित के साथ एक कमरे में सोचकर ही उसे बुरा लग रहा था। वह देर तक स्टडी टेबल की कुर्सी पर बैठी रही। जब निखिल कमरे में आया तो उसने कुछ देर अबिका के साथ औपचारिक बातें की और फिर उसे सो जाने को कहकर पिता का ध्यान रखने चला गया। अबिका पलंग के कोने में सिमट कर सो गई। 8 दिन बाद ही निखिल के पिता चल बसे। घर में सबको स्थिति तो ज्ञात ही थी, लेकिन तब भी दुख तो होता ही है। घर में सन्नाटा सा छा गया। निखिल और चित्रा अपना दुख बुलाकर अबिका को सामान्य रखने और खुश रखने का प्रयास करते, लेकिन तब भी अबिका इस विवाह को और निखिल को पति रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। जितना बने घर के काम में हाथ बटा देती और बाकी समय चुप बनी रहती। निखिल बहुत सुलझा हुआ युवक था। वह अबिका के मन का द्वंद्व समझता था, इसलिए उसने कभी भी उस पर पति का अधिकार नहीं जताया। पति के जाने के 1.5 महीने बाद चित्रा अक्सर उन दोनों को बाहर घूमने जाने को कहती। कभी वे दोनों चले भी जाते। अबिका ने अब इस स्थिति को व्यवस्था से ही सही स्वीकार कर लिया था। वह काफ़ी कुछ सहज हो गई थी। निखिल से भी वह एक अच्छे दोस्त की भांति हंस बोल लेती, लेकिन टूटे सपनों का 10 अभी भी उसे चुभता रहता। अबिका ने लैब में जाना शुरू कर दिया। 1-1.5 महीने से वह एक नए वायरस पर काम कर रही थी। पिछले 3-4 दिनों से उसे पीठ पर हल्की जलन हो रही थी। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जलन के साथ ही दर्द भी हो रहा था। आईने में देखने पर उसे पीठ पर लाल लाल निशान दिखाई दे रहे थे। उसे पलंग पर लेटते भी नहीं बन रहा था। दर्द के मारे निखिल को पता चला तो वह दूसरे दिन सुबह ही उसे डॉक्टर के यहाँ ले गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे हर्पिज़ के साथ ही कोई और भी संक्रमण है। डॉक्टर ने
ढेर सारी दवाइयाँ लिख दी थी और बहुत सावधानी बरतने को कहा था क्योंकि रोग संक्रामक था। आप मुझे मेरी माँ के घर छोड़ आइए, अभिका ने क्लिनिक से बाहर आकर निखिल से कहा। लेकिन क्यों? अभी तुम्हारे यहाँ नहीं जाना चाहिए। सुना ना तुमने कि डॉक्टर ने क्या कहा कि यह संक्रामक है, तो तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, निखिल ने चौंक कर कहा। इसलिए तो कह रही हूँ कि वहाँ छोड़ दीजिए। जब ठीक हो जाऊंगी तब आप वापस आ जाऊंगी। वहीं आपको या माँ जी को भी ना। अभिका आगे कुछ कहती इसके पहले ही निखिल ने उसकी बात काटते हुए कहा, कैसी बातें करती हो अभिका? यदि तुम्हारी जगह मुझे इन्फेक्शन हो जाता तो क्या मुझे तुझे छोड़ देती? अब तो मेरा हिस्सा हो। तुम्हारी देखभाल करना मेरी जिंदगी है। जब तुम मेरी तरह ठीक हो जाओगी तब ले चलूँगा। निखिल ने स्नेहिल अपनत्व से भरे शब्दों को सुनकर पहली बार अभिका के भीतर जैसे कुछ पिघल गया। निखिल उसकी सारी दवाइयाँ ले आया। रात में अभिका ने निखिल से फिर कहा कि वह दूसरे कमरे में सो जाएगी। तब निखिल ने फिर वही बात कह दी। यदि उसे कुछ होता तो क्या अभिका उसे कमरे में अकेला छोड़कर दूसरे कमरे में रहती? तो वह कैसे उसे दर्द में अकेला छोड़ दे? अभिका निरुत्तर रह गईं। चित्रा और निखिल उसका पूरा ध्यान रखते, समय पर दवाइयाँ देते। निखिल ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। रात में कुर्ते की रगड़ से भी अभिका को तकलीफ हो रही थी तो निखिल ने उसे अलमारी में अपना शर्ट निकाल कर दिया। यह ढीला कॉटन का शर्ट पहन लो अभिका, इसमें तुम्हें आराम मिलेगा। नहीं ऐसे तो आपको भी यह संक्रमण लग जाएगा। मैं आपके कपड़े नहीं पहन सकती, अभिका ने कहा। अरे बाबा, शर्ट तो एंटीसेप्टिक में धुल जाएगा, लेकिन अभी तो तुम्हें दर्द से आराम की ज़रूरत है। चुपचाप ये पहन लो, कुछ मत सोचो। निखिल ने प्रेमपूर्ण अधिकार से उसे शर्ट थमा दिया। अभिका को पीठ पर भी दवाई लगानी थी, लेकिन उसका हाथ वहां तक जा नहीं रहा था। माँ जी से वह कहना भी नहीं चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं उन्हें भी संक्रमण न हो जाए। तुम शर्ट को उल्टा पहन लो ताकि बटन वाला भाग पीछे रहे। मैं पीठ पर दवाई लगा दूंगा, फिर तुम शर्ट को सीधा पहन लेना। निखिल ने समाधान दिया और कमरे से बाहर चला गया। अभिका ने वैसे ही किया। निखिल ने आकर दवाई लगाई और दोबारा कमरे से बाहर चला गया। उसका मर्यादित व्यवहार न चरित्र अभिका को बड़ा भला लगा। वह रात भर भी अभिका पर ध्यान रखता। जब वह दर्द के कारण सो नहीं पाती तो उसके साथ खुद भी जागता। कभी उसे मोबाइल पर कोई कॉमेडी फिल्म दिखाता, कभी अपने बचपन की बातें बताता, कभी उसकी सुनता। शाम की चाय लेकर चित्रा उसके पास आ बैठती। उनके मन में भी संक्रमण को लेकर कोई डर या दूरी नहीं थी। वह उसका माँ जैसा ही ख्याल रखती। उल्टे अनुराधा और अभिका के पिता को भी धैर्य और सांत्वना देती। अभिका के मन में उनके लिए अपार सम्मान की भावना आ गई थी। एक शाम उन्होंने बताया कि इकलौते बेटे के विवाह के कितने सपने देखे थे। उन्होंने कितनी धूमधाम की कल्पना की थी कि बहू को कितने चाव से घर लाएंगे, लेकिन दुख की घड़ी में वह कुछ न कर पाई। परिस्थितियां ही ऐसी थी कि सारे अरमान धरे रह गए। मुझे माफ़ कर देना बेटा, निखिल के पिता की खुशी के लिए मैंने तुम्हारे सपने भी तोड़ दिए, चित्रा भावुक स्वर में बोली। उनकी आंखों में आंसू थे। नहीं माँ, मेरा मतलब है माँ जी ऐसा सोचिए भी मत। जिसका प्यार आपने मुझे दिया है उतना कहीं नहीं मिलता। आज अनायास ही वह चित्रा को माँ जी की जगह माँ बोल गई। तुम मुझे माँ ही कहा करो, यही अच्छा लगता है, चित्रा ने कहा। रात में अभिका सोच रही थी कि आज तक वह सिर्फ अपने सपनों के टूटने का ही शौक मानती रही। उसने कभी निखिल के बारे में सोचा ही नहीं कि उसके भी तो कुछ सपने रहे होंगे। वह भी तो उनके टूटने की पीड़ा से गुजर रहा होगा। रात में जब निखिल कमरे में आया तो अभिका ने उससे इस बारे में पूछा तो उसने बहुत संजीदगी से उत्तर दिया। सपने सबके होते हैं अभिका, लेकिन जिंदगी यथार्थ होती है। मन सपने देखता है पर दिमाग यथार्थ में जीता है,
और सहजता से जीने के लिए परिस्थितियों को स्वीकार कर लेना ही अच्छा है। लेकिन फिर भी दुख तो हुआ ही होगा। अबिका ने उसका मन टटोला। दुख किस बात का है? धूमधाम और रस्में तो दो दिनों की होती हैं, साथ तो जीवन भर का होता है ना, तो वही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर मेरा यथार्थ और साथ तो मेरे सपने से भी कहीं अधिक सुंदर है। कहते हुए निखिल ने प्यार से अबिका की आंखों में देखा और सहज भाव से उनके कंधे पर हाथ रख दिया। निखिल और चित्रा की देखभाल से अबिका जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो गई। इन्फेक्शन भी निगेटिव आया। तन के साथ उनके मन के घाव भी भर चुके थे। टूटे सपनों की किरचियों के बीच एक कोमल भावना का फूल खिल रहा था। एक रिश्ते में बस जाने को तन मन व्याकुल हो रहा था। इसी व्याकुलता में अबिका खिड़की के पास खड़ी चांदनी में भीग रही थी। निखिल सो रहा था। अबिका कभी चाँद को देखती तो कभी निखिल को। आज जब निखिल के उसने मन का गठबंधन हो चुका था तो यह दूरी उससे सही नहीं जा रही थी। अचानक निखिल की नींद खुल गई। उसे यूं खिड़की के पास खड़े देख कर वह उसके पास आ गया। क्या हुआ अबिका, नींद नहीं आ रही क्या? कुछ चाहिए क्या? निखिल ने पूछा। हाँ, अबिका ने कहा। क्या चाहिए? बोलो, निखिल बोला। आप? अबिका ने दोनों बाहें निखिल के गले में डालकर मुस्कुराते हुए कहा। ओह अबिका, मेरी अभी। निखिल ने उसे कसकर बाहों में भर लिया और अबिका तटबंधों को तोड़कर सागर से मिलने को व्याकुल बहती नदी सी निखिल के आगोश में समा गई।